पहलगाम घटना के क्या कारण थे, इस पर हम लोग विस्तार से बातचीत कर चुके हैं और आप लोग जान ही चुके होंगे कि मुख्य कारण क्या था। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं उनकी टू नेशन थ्योरी की विचारधारा पर उनका भारत को अस्थिर करने का प्रयास, और वहाँ की सेना हमेशा पाकिस्तानियों के सामने अपना रेलिवेंस बनाए रखना चाहती है। वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं असीम मुनीर, वो चाह रहे थे कि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे और इसी क्रम में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पहले ये आईएसआई चीफ हुआ करते थे इमरान खान की सरकार में, फिर इमरान खान की सरकार से कुछ मतभेद हुआ, इनको बहुत ही खराब जगह भेज दिया गया। फिर इमरान खान की जगह सेना के हस्तक्षेप से शहबाज शरीफ की सरकार आई और शहबाज शरीफ की सरकार के समय इमरान खान के बाद में कट्टर विरोधी हो चुके कौन, आसिम मुनीर को पुनः लाया गया और उन्हें बनाया गया क्या, सेना प्रमुख। उनके रिटायरमेंट से 2 दिन पहले लाया गया और आसिम मुनीर चाहते थे कि हमारा कार्यकाल ज़्यादा हो। वहाँ पर किसी सेना प्रमुख का कार्यकाल शायद 3 साल के लिए होता, 2 साल के लिए होता है। इस कार्यकाल को उन्होंने बढ़वा लिया था, 5 साल तक इमरान खान जेल में डाल दिए गए थे और आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जा रही थी और इस महत्वाकांक्षा को उन्होंने और भी मजबूत करने के प्रयास में पहलगाम घटना को अंजाम दिया। पहलगाम घटना घटी और जैसा कि हमेशा से हाल में देखा गया, पाकिस्तान के विरुद्ध जब भी तनाव की स्थिति होती है या युद्ध जैसी स्थिति होती है तो भारत तिहरी रणनीति, क्या तिहरी रणनीति पर कार्य करता है। याद रखिएगा, तिहरी रणनीति हुआ, एक डिप्लोमेटिक चैनल अपना खोलता है, कूटनीतिक, क्या कूटनीतिक राजनयिक। इसमें भारत का प्रयास रहता है पाकिस्तान को अलग थलग करना, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यूएनओ में, सार्क में। सार्क की तो बैठक अब हो ही नहीं रही है, सभी को पता होगा क्यों। भारत के ही प्रयास के कारण सार्क की बैठक नहीं हो रही है और सार्क में पाकिस्तान बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा था। तो सार्क की जगह भारत ने किसको आगे बढ़ाया, बिम्स्टेक को, ठीक है। तो और इस बार भी जो 22 अप्रैल की घटना घटी है, 22 अप्रैल की पहलगाम घटना, तो भारत ने ये प्रयास किया, पूरे विश्व के महत्वपूर्ण देशों के राजनयिकों से वार्ता हुई, विदेश मंत्री की, हमारे विदेश मंत्री की, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की, सभी को ये इस घटना के पीछे क्या कारक थे, पाकिस्तान की क्या चाल थी, उससे अवगत कराया गया। और लगभग इक्का दुक्का देश को छोड़कर सभी देश और सभी बहुराष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत के तर्क से सहमत थे। इक्का दुक्का कौन, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं इस्लामिक खलीफा बनना, ठीक है। उनको पढ़ना चाहिए था तुर्की के पिता मुस्तफा कमाल पाशा, महान क्रांतिकारी व्यक्ति माने जाते हैं हिस्ट्री में, मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्होंने खिलाफत को पलट दिया था। उन्होंने कहा था कि खिलाफत ने तुर्की को यूरोप का मरीज बना दिया है और तैयब एर्दोगन फिर से खिलाफत को एक अलग रूप में जिंदा करना चाहते हैं। तो इस क्रम में वे क्या कर रहे हैं, तुर्की का अहित ही कर रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के लोगों का भी अहित कर रहे हैं। लो हथियार लो और टू नेशन थ्योरी के आधार पर लड़ते रहो। लड़ने के लिए तो बहुत कुछ है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, कुपोषण है, सूखी रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे, बम बना के क्या कीजिएगा,
किस पर भी गिराइएगा, अमृतसर पर गिराया जाएगा तो लाहौर भी नहीं बचेगा। भारत भी इस्लामाबाद पर गिराएगा तो उसका रेडिएशन दिल्ली तक आएगा। भारत और पाकिस्तान तो एक ही राष्ट्र का अभिन्न अंग था ना। ये इसका बंटवारा ही क्या था, बेतुका बंटवारा था ना। कई आंगन भी बीच से बट गया, खेत इधर, घर उधर, नदी का उद्गम इधर, और नदी से जो खेतों की सिंचाई हो रही है वो उधर। सिंधु जल संधि क्या है? अपने आप में सिंधु जल संधि सिद्ध करता है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्या था? अव्यावहारिक था ना व्यवहारिक? समझ आई बात? तो कुछ देशों को छोड़कर भारत ने अपना कूटनीतिक समर्थन हासिल करने में सफलता प्राप्त किया। क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहा भारत हर कदम पर? और जब तनाव बढ़े, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, तब जो प्रेस ब्रीफिंग होती रही भारतीय सेना के द्वारा, हमारी जो ये सोफिया कुरैशी थी, योमिका सिंह थी, विक्रम मिस्त्री थे, ये उसमें भी बार बार ये कूटनीतिक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा। उसमें यह दिखाया गया कि हमारा जो अभियान है वो आतंकवादियों के खिलाफ है और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले तत्वों के खिलाफ है। पाकिस्तान या पाकिस्तानी नागरिक हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे अभियान में एक भी पाकिस्तानी नागरिक मारे नहीं गए हैं। समझ आई बात? भारत ने ये जताया है कि हमारा उद्देश्य क्या है? आतंकवाद का खात्मा, न कि पाकिस्तान का खात्मा। क्लियर है? तो एक कूटनीतिक रणनीति, दूसरा आर्थिक, और कूटनीतिक रणनीति के तहत ही वो अपने अपने राजनयिकों को ये भारत ने वापस बुलाया, पाकिस्तान ने भी बुलाया, वो अलग बात है। और आर्थिक में क्या किया? सारा बायलिटरल द्विपक्षीय व्यापार समाप्त। और आर्थिक वाटर स्ट्राइक, इसको क्या नाम दिया है? वाटर स्ट्राइक। वाटर स्ट्राइक में क्या? सिंधु जल संधि क्या किया गया? स्थगित किया गया है। देंगे हम लोग पानी, ठीक है, अभी नहीं। पानी तो प्रकृति देती है, हाँ, लेकिन आप पर निर्भर करता है। पानी ठीक से लीजिए, ऐसा नहीं कि वो पानी पी करके अपने बॉडी में खून तैयार कीजिए और हमारे ही विरुद्ध खूनी खेल खेलिए, वो नहीं। तो ये वाटर स्ट्राइक स्थगित किया गया। कराची बंदरगाह को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया ताकि वहां उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो, पाकिस्तान का, वो बाधित हो जाए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर करना। सिंधु जल संधि रद्द हुई तो क्या होगा? कृषि, खेती मारी जाएगी। मैंने सिंधु जल संधि में पढ़ाया था, अप्रैल 1948 को जब पाकिस्तान ने, भारत ने वो संधि को तोड़ दिया था। सिंधु जल संधि तो 60 में हुआ ना, उससे पहले जो पहले से चली आ रही थी उसको तोड़ दिया। तो वहां लगभग 17 लाख एकड़ जमीन की खेती खत्म हो गई थी। तो अगर इस पर जोर देता है भारत, सिंधु जल संधि को स्थगित करता है और उस स्थगन को पूरी तरह से लागू करता है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? बुरी तरह डैमेज हो जाएगी। क्लियर है? और उन्होंने कहा था क्या, बिलावल भुट्टो ने, या तो इस दरिया में खून बहेगा, या उनका खून बहेगा, या पानी बहेगा। ठीक है, बिलावल भुट्टो की मां थी बेनजीर भुट्टो, वो आतंकवाद का शिकार हुई। और संभवतः नाना थे ना जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको वहां की सेना ने क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, तो भारत जिस आतंकवाद से का शिकार है, उस आतंकवाद का शिकार बिलावल भुट्टो भी है। बेचारे क्या है, मातृहीन है ना। क्यों? भारत के कारण नहीं, पाकिस्तान ने अपने आंचल में आग को छिपा रखा है। तो अगर आग को आंचल दीजिएगा तो सबसे पहले वो किसको जलाएगा?
आंचल को ही जलाएगा, उसके बाद किसी और को जलाएगा। ऐसा हो भी रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2016 में एक स्कूल, जो बच्चों का स्कूल था, सैनिकों के बच्चों का स्कूल था, उस पर आतंकवादी हमला हुआ और उसमें 200 छोटे छोटे बच्चे आतंकवाद का शिकार हुए। ठीक है, इस तरह पीड़ित होकर भी पाकिस्तान के राजनीतिक आका अपनी नीति में सुधार नहीं ला रहे हैं। टू नेशन थ्योरी जिसका कोई आधार ही नहीं है, बेबुनियाद है। ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर ये आधार होता, ठोस तर्क पर आधारित होता, तो समूचा इस्लामिक वर्ल्ड क्या होता, एक होता, मक्का उसकी राजधानी होती है। लेकिन ऐसा है क्या? ये सिद्ध करता है कि धर्म बाद में है, पहले क्या है? राष्ट्र, नेशन। तो ये द्विपक्षीय हो रहा है। ये कर दो। सारी स्थिति को समझ रहे हैं ना? ये क्या था? आर्थिक, क्या किया आर्थिक में? सिंधु जल संधि स्थगित किया, द्विपक्षीय व्यापार, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो पहले ही खत्म कर चुका था। पुलवामा हमला के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था, वो उसी समय रद्द कर दिया। ठीक है, इस पर बचा कुचा जो आयात निर्यात हो रहा था वो खत्म। सिंधु जल संधि स्थगित, कराची बंदरगाह की नाकेबंदी कर दिया गया। सूरत, INS सूरत और विक्रम जाकर के नाकेबंदी कर दिया। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से बदहाल थी और भी बदहाल होती जा रही थी। अगर युद्ध होता पूरी तरह तो पाकिस्तान 1-2 सप्ताह से ज्यादा टिक नहीं पाता। युद्ध करने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए ना, भोजन चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, केवल उत्साह से लड़ा जाता है युद्ध। ठीक है, तो ये आर्थिक अर्थव्यवस्था को अंदर से तोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अलग थलग करना, और तीसरा सैनिक कारक। और सैनिक कारक में आप सभी लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन, सबसे पहले पाकिस्तान पर पंचप्रहार याद है? इसका वीडियो मैं बना चुका हूं। 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डिसीजन लिया और 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें एक फैसला क्या था? सिंधु जल संधि को स्थगित करना और राजनयिकों को वापस बुलाना, दूतावास के राजनयिकों की संख्या को कम करना, ये सब ये था पंचप्रहार। और उससे सबसे बड़ा ये जो था वो क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों पड़ा? क्योंकि पर्यटक जो मारे गए उन्हें उनकी पत्नियों के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई, यानी उनका सुहाग उजाड़ दिया गया, सिंदूर उजाड़ दिया गया। हमारी संस्कृति में सिंदूर क्या है? सुहाग का प्रतीक है। तो इस सिंदूर को मिटाने की घटना का प्रतिकार करने के लिए, ठीक है, ऐसी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, दूसरा नाम भी आया था ऑपरेशन मंगलसूत्र। 2 नाम अंतिम में आया था, शॉर्टलिस्ट हुआ था। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने किसको चुना? ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या किया गया? पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा नेस्तनाबूद किया गया। इसमें बहुत सारे ग्लोबल टेररिस्ट जिनसे दुनिया त्रस्त थी उन्हें मारा गया, वे हताहत हुए। उन्हें एहसास हुआ होगा कि दूसरों को दर्द देने का दर्द भी वे महसूस करें, और दूसरों को दर्द देते हैं तो उन्हें किस तरह का एहसास होता है, उस एहसास से वे भी गुजरे। और इसमें राजनाथ सिंह ने एक रामायण का श्लोक, रामायण का दोहा जारी किया था। उन्होंने कहा था, आप लोग सुने होंगे,
जिन्ह मोहि मारा तिन्ह मैं मारा। सुने आप लोग? अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचे तो सीता का पता उन्होंने लगा लिया। फिर सीता से बातचीत हुई। फिर हनुमान जी ने कहा माता भूख लगी है बहुत। तो सीता ने कहा कि फल है खा लो। हनुमान जी फल खाने लगे और जो इसका विरोध किया बहुत राक्षसों ने, मारना शुरू किया हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने भी पलट के मारना शुरू किया। फिर हनुमान जी को पकड़ कर ले जाया गया रावण के दरबार में। रावण ने पूछा तूने क्यों मारा राक्षसों को, हमारा फल भी खाया मारा। तो उन्होंने कहा मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारा। इसी तर्ज पर हमारे रक्षा मंत्री ने कहा मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूम लोगों को मारा। ठीक है, तो ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ हुआ उससे आप लोग परिचित हैं। कल यानी 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ है। 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने फोन किया भारत के डीजीएमओ को, और युद्ध विराम पर दोनों सहमत हो गए। यानी ये प्रस्ताव कहाँ से आया? पाकिस्तान से। और इस बैक चैनल से बातचीत चल रही थी, जैसा कि घोषणा किया गया डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो अधिकारी थे मार्को रूबियो के द्वारा। सहमत हो चुकी है। कल फिर यानी टुमारो 12 मई 2025 को संभवतः 12 बजे फिर दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत हो गई। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर जो बातचीत होगी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो तिहरी रणनीति समझ गए क्या? डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री, ये 3 तरह की पॉलिसी ये भारत अपनाता है। क्लियर है?